नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 88 सीटों पर यह मतदान होना था और इसके साथ साथ राजस्थान की कुल 25 सीटों पे भी मतदान खत्म हो चुके हैं। पहले फेज में 12 सीटों पे वोटिंग हुई, दूसरे फेज में 13 सीटों पे वोटिंग हुई। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, 25 की 25 सीटों पे मतदान खत्म हो चुका है। अब ऐसे में आज हम बात करेंगे राजस्थान को लेके कि क्या राजस्थान में कांग्रेस अपना खाता खोलेगी, क्योंकि 2014 में 2019 में क्लीन स्वीप था वो बीजेपी के लिए। सर, क्या लगता है आपको, मतदान खत्म हो चुके हैं, कैसा रहने वाला है कांग्रेस के लिए राजस्थान? आपने ठीक कहा, 2014 और 2019 बीजेपी का क्लीन स्वीप था जी। अब वहां से किसी भी तरीके का नुकसान वो भाजपा के लिए नुकसान 370 और 400 का जो उनका लक्ष्य है, ड्रीम प्रोजेक्ट, उसको नुकसान पहुंचा सकता है जी। राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पे मतदान हुए, बाद में आज जो मतदान है वो 13 सीटों पे। अब पिक्चर वहां क्लियर होने लगी है। बीजेपी की पूरी कोशिश थी ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो, लेकिन कांग्रेस की कोशिश इसको कैंडिडेट सेंट्रिक बनाने की थी जी। और इसमें लीड दो युवाओं ने लिया। मैं एक एक करके सीटों के बारे में बताता हूं जो सीटें मेरे हिसाब से कॉन्टेस्ट में हैं जी। और वो राजस्थान का गणित बता देगा आपको कि क्या 25-0 का जो लक्ष्य है वो इस बार पूरा होगा, और खासतौर पे तब जब सरकार उनकी अभी हाल में वहां बनी है। कांग्रेस को वहां अपदस्थ किया गया है, कांग्रेस वहां डिवाइडेड हाउस है, लेकिन क्या बीजेपी यूनाइटेड हाउस है? क्या जीतने के बाद भी करीब 70 सीटों पे जो कांग्रेस की बढ़त थी, जो विधायक थे, वो कांग्रेस को कहीं रेकनिंग में खड़ा करते हैं क्या? पिछले दो चुनावों ने ऐसा नहीं दिखाया है। 2014 तो बिल्कुल लहर का चुनाव था, नरेंद्र मोदी उफान पे थे जी। 2019 अगेन, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, फिर भी बिल्कुल वेव ऐसा था कि किसी का पता नहीं लगा जी। वहां कांग्रेस ने सरकार बनाई अपनी, लेकिन तुरंत बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, जैसे आज हो रहे हैं, तो वहां कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। 25 की 25 सीटें वो हार गए। इस बार जो मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट सेंट्रिक बनाने की कोशिश हुई है जी। इसमें दो युवाओं ने बड़ा रोल प्ले किया है और उसके बाद कांग्रेस खड़ी होती नजर आई एट द एक्सपेंस ऑफ ये जो दो युवा जिनकी मैं बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स। तो एक एक करके मैं सीट के बारे में आपको बताता हूं जी कि वो सीटें जो कॉन्टेस्ट में हैं। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि 25-0 होगा, 24-1 होगा, 20-5 होगा, क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि जो सीटें कॉन्टेस्ट में बताई जा रही हैं वो सीटें कौन सी हैं। ठीक है सर। और अगर उन सीटों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बीजेपी के लिए बुरी खबर हो सकती है, उनके उस ड्रीम प्रोजेक्ट को धक्का लग सकता है। तो बहुत बड़ी चुनौती राजस्थान से बीजेपी को आ सकती है अगर वो 25 या उसके आसपास नहीं रहे तो। किन दो युवाओं ने इस पूरी लड़ाई को इंटरेस्टिंग बना दिया है, वहां से शुरू करता हूं जी। हम सबको मालूम है, चूंकि टेलीविजन में, सोशल मीडिया में बाड़मेर की चर्चा खूब हुई है। बाड़मेर एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस और बीजेपी तो फाइट में थी ही। आपको मालूम है बीजेपी से कैलाश चौधरी है, कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो बेनीवाल है जी। लेकिन इस लड़ाई को और राजस्थान की ही लड़ाई को दो तीन युवाओं ने एक तरीके से एक पुश दिया जी। वो है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, विधायक का नहीं मिला जी। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए और उसके बाद वो एमपी बनने के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। रविंद्र सिंह भाटी ठाकुर समुदाय से आते हैं और हाल फिलहाल में
आपको मालूम है कि राजस्थान की सीमा गुजरात से लगती है जी। और ठाकुरों के खिलाफ जो एक वहां बयान आया पुरुषोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से, तो उसको भी भुनाने की कोशिश राजस्थान में हुई है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने इलाके में, राजस्थान में और गुजरात में जाके भी उसका प्रतिकार किया जी। तो इस इलाके में ठाकुर वोट को ग्रैब करने की कोशिश है। इनकी एक पहचान तो विधायक बनने के बाद जिस तरीके का जन समर्थन मिला उससे बनी ही थी। उस ठाकुर वोट बैंक के आधार पे, के दम पे, के बल पे वो मैदान में है। ये दोनों उम्मीदवार को टक्कर देने वाले हैं। तो ये जाट वर्सेस राजपूत, अब ये जाट उम्मीदवार जो हैं ये इनके खिलाफ खड़े हो गए। इसमें बीजेपी का नुकसान है। जो कोर वोटर है, रविंद्र सिंह भाटी ठाकुर वोट बिरादरी से आते हैं जी। एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बता दूं, जनसंघ 1952 में जब जनसंघ पहला चुनाव, तो जनसंघ ने 3 सीटें जीती, 2 जीती बंगाल में और 1 जीती राजस्थान में जी। और ठाकुरों का बहुत जबरदस्त समर्थन था उस जमाने में। चित्तौड़गढ़ सीट थी वो जो जनसंघ ने जीती थी। उस इमोशन को लेकर रविंद्र सिंह भाटी मैदान में उतर गए हैं। अब यहां पे मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक है। जो मुस्लिम वोट अगर कांग्रेस की तरफ गया तो हो सकता है एज कांग्रेस को हो जाए जी। रविंद्र सिंह भाटी की तरफ गया तो एज रविंद्र सिंह भाटी को हो जाए। यह सीट कॉन्टेक्स्ट में आ गई। आपको मैंने बता दिया, जाट वोटों का डिवीजन जी, ठाकुर वोटों का कटना, तो बीजेपी मुश्किल में इस वजह से यहां पड़ सकती है, आ जाती है। दूसरे युवा, पहले युवाओं की बात ही कर लेते हैं। एक सीट है बांसवाड़ा जी। बांसवाड़ा जो है ये सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब यहां मैदान में, मतलब नहीं, मैदान में नहीं है, उनकी वो वोटर्स बहुतायत में वहां है। राजकुमार राउत राजकुमार रोत राजकुमार रोत बीटीपी ट्राइबल पार्टी है। कांग्रेस ने यह सीट इनको दे दी है। इनके साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस का जो आधिकारिक उम्मीदवार पहले था जो बदला गया वो भी मैदान से हटा नहीं है जी। लेकिन एक जो पॉपुलर सेंटीमेंट है, ये विधायक भी है, वो राजकुमार रोत के साथ है। और इसलिए जो दूसरे उम्मीदवार हैं 3 कोऑर्डिनेट फाइट में, तो सीधा मुकाबला अगर बीजेपी कांग्रेस का वोट यहां ट्रांसफर अगर हो रहा है तो बीजेपी के लिए यह नुकसानदेह हो सकता है। राजकुमार रोत इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत इंटरेस्टिंग फाइट बना रहे हैं। इनके बारे में रविंद्र सिंह भाटी की तरह चर्चा नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक कैरिस्मेटिक लीडर के तौर पे देखे जा रहे हैं। और राजकुमार रोत की वजह से जो ट्राइबल की पार्टी ही मानी जा रही है जी, उनका एक एज दिखाई देता है और इस वजह से साफ साफ कॉन्टेस्ट दिखाई देता है। मैं छोटे छोटे में बता रहा हूं चूंकि कई सीटों के बारे में चर्चा करनी है। राजस्थान में इस बार यह चर्चा शुरू हुई थी बाड़मेर से, फिर चूरू पे आई जी, फिर बांसवाड़ा पे आई जी। ये सीटें बढ़ते बढ़ते अब ज्यादा हो गई है जहां कॉन्टेस्ट है। ये चिंता की बात है बीजेपी के लिए जी। तो तीसरी सीट, मैं युवाओं की चर्चा करते हुए आगे बढ़ूं तो तीसरी सीट है चूरू की। चूरू की सीट से राहुल कसवा ये मैदान में कांग्रेस की तरफ से। ये 14 और 19 में बीजेपी के सांसद थे जी। इनके पिताजी भी 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो एक तो इनका टिकट कटना, झाझरिया इनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए हैं। यह सीट ठाकुर वर्सेस जाट में तब्दील हो गई है। जो दोनों बीजेपी के वोटर्स थे, जो दोनों बीजेपी के वोटर हैं और इनके साथ एक जो इनका पर्सनल
चूंकि इनके फादर सांसद रहे, ये भी सांसद रहे, सिंपैथी भी एक है, और एक मैसेज ये गया कि जो एक दबंग नेता है, जी, बड़े नेता है राठौर, जो अपना चुनाव हालांकि हार गए थे विधानसभा का, उनको ग्रज था कि राहुल कसवा ने विरोध किया इसलिए मैं हार गया। इनका टिकट जब कट गया तो इन्होंने जो झाझरिया जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ वो बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं ठाकुर के खिलाफ, माफ कीजिएगा, राजेंद्र राठौर के खिलाफ। जी, तो ये लड़ाई राजेंद्र राठौर और राहुल कसवा की हो गई है। अब चूंकि ये कांग्रेस में आ चुके हैं इसलिए एक वोट बैंक के साथ आए हैं। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है यहां विधानसभा की, जी, इसमें 5 में कांग्रेस, जबकि कांग्रेस अपना चुनाव हार गई है, लेकिन इस चूरू एरिया में जो लोकसभा है जिसमें 8 सीटें हैं उसमें 5 कांग्रेस की आज भी है। जी, 2 विधायक सिर्फ बीजेपी के हैं। ये एक एच राहुल कसबा को देता है। तो ये तीसरे युवा हैं जिसने राजस्थान की ये 3 सीटों को इंटरेस्टिंग बना दिया है। मैं चौथी सीट की तरफ आता हूं। चौथी सीट में कहूंगा नागौर। नागौर भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। जो लोग राजस्थान की राजनीति को नजदीक से देख रहे होंगे, यहां इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा मूलतः कांग्रेसी है, लेकिन इस बार वो पाला बदल चुकी है, वो बीजेपी से उम्मीदवार है। जी, यहां पे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़े और अब वो सवाल भी लड़ रहे हैं। आरएलपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया है। हनुमान बेनीवाल मैदान में है और ये भी पिछली बारी बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। बिल्कुल, ये बीजेपी के सहयोगी थे, सांसद थे। तो मतलब पाला बदल गया। ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस में थी वो बीजेपी में चली गई। ये जो बीजेपी के साथ थे ये कांग्रेस में चले आए। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी ये बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे। इनकी पार्टी लड़ी थी, पार्टी को बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन ये अपना चुनाव जीत गए। हनुमान बेनीवाल इस सीट को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। इस सीट पे तो पिछली बार पोलिंग हो चुकी है, 57% पोल हुआ था, जो बीजेपी को थोड़ा डॉक में डालता है कि क्या हमारे काडर नहीं निकले क्या। तो इसलिए नागौर इंटरेस्टिंग हो गया है। 5वीं सीट है झुंझुनू। ये सीसराम ओला एक बड़े नेता थे कांग्रेस के। ये सीसराम ओला का टर्फ बताया जाता है। मेरे ख्याल से वो 96 से 2009 तक लगातार सांसद रहे, फिर 14 और 19 बीजेपी वहां से जीती। तो ये कांग्रेस का टर्फ रहा है। इस बार वहां से इनके बेटे जो खुद एमएलए हैं ब्रिजेंद्र सिंह ओला ये मैदान में है कांग्रेस से। यहां भी पोलिंग ज्यादा नहीं हुई है, 52-53% यहां पोलिंग हुई है। ठाकुर जो है वो अच्छी खासी संख्या में है और जो एक सेंटिमेंट ठाकुर का, जैसे मैंने कहा, जिसको रविंद्र सिंह भाटी ने बहुत भुनाया जी राजस्थान में भी और उसको एक इशू बना के अब तो वो पर्कुलेट करके यूपी के कई इलाकों में, गुजरात में तो बयान ही आया था, वहां तो हो ही रहा था। वहां अधिकतर जो कंसंट्रेशन है वो सेंट्रल गुजरात में है जी। लेकिन राजस्थान में चूंकि ठाकुर एक ऐसी जाति है जो ट्रेडिशनली माफ कीजिएगा बीजेपी को सपोर्ट करती रही है, ये ठाकुर समुदाय जो है वो आहत है। क्या बीजेपी को ये नुकसान पहुंचा रहा है और जो ये टर्फ है ये वापस कांग्रेस के पास आ जाएगा, इसलिए ये सीट कॉन्टेस्ट में जी बताई जा रही है। छठा सीकर जो है ये जाट बाहुल्य
इलाका है, शेखावटी रीजन में आता है। यहां से कांग्रेस ने सीपीआईएम के उम्मीदवार को खड़ा किया है, मतलब सीपीआईएम खड़ी हुई है वहां से। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो ये लेफ्ट के नेता है अमरा राम, उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। और एक इशू जो और है यहां वो अग्निपथ, नाम भूल रहा था, जो अग्निवीर योजना है। तो अग्निवीर योजना की वजह से भी इस इलाके में अच्छी खासी रिजेंटमेंट है जी, और इसका कोई जवाब बीजेपी के पास अभी तक नहीं है। और इस सीट पे पहले डोटासरा के उतरने की चर्चा थी। डोटासरा जो विधायक भी है, कांग्रेस के वहां प्रेसिडेंट भी है। डोटासरा तो नहीं उतरे, लेकिन डोटासरा का पूरा समर्थन सीपीआईएम को है। इस सीट को सीपीआईएम की वजह से इंटरेस्टिंग माना जा रहा है कि ये किसान हो गए, अग्निवीर हो गया, जो योजना है इसका खामियाजा हो गया, ये डॉक में डाल सकता है बीजेपी को। मैंने 6 सीटें बताई, कुछ सीटें और बता देता हूं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन चूंकि सीटें इतनी हैं कि जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, इसलिए वो बताना जरूरी है। 7वीं सीट है दौसा। दौसा आपको मालूम है, यहां से 2004 में सचिन पायलट जीते। नौ में वो हार गए। 9 में वहां से किरोड़ी लाल मीणा जीते। आज किरोड़ी लाल मीणा जो है वो बीजेपी में है जी। 14 और 19 में बीजेपी यहां से जीती। यहां मीणा वर्सेस मीणा फाइट मुकाबला हो गया है। कांग्रेस के जो मीणा है वो सरकार में मंत्री रह चुके थे, जो कांग्रेस की सरकार थी, शायद मुरारी लाल मीणा उनका नाम है। मुरारी लाल मीणा बनाम दूसरे मीणा है कन्हैया लाल मीणा। ये बीजेपी के जी। दौसा में गुर्जर अच्छी खासी संख्या में है। सचिन पायलट के कैंडिडेट के तौर पे मुरारी लाल मीणा को देखा जा सकता है, देखा जा रहा है। तो सचिन पायलट अपने टर्फ पे दोबारा मजबूत होना चाहते हैं। वो एक सिग्नेचर अपना करना चाहते हैं कि राजस्थान में स्टिल ए फोर्स टू रेकन विथ। हाल फिलहाल में वहां जब स्थिति ठीक हुई तो ऐसा बताया गया कि अशोक गहलोत भी प्रचार करने गए जी। अब अशोक गहलोत का वहां जाना यह बताता है कि कहीं कोई ऐसी जानकारी, ऐसी उम्मीद थी कि यह सीट निकल सकती है, इसलिए अशोक गहलोत पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए वो वहां प्रचार करने गए थे जी। इसलिए ये कंटेंशन में यह सीट आ गई है दौसा। सचिन पायलट अपने टर्फ को वापस लेना चाहते हैं, यह इस सीट को कंटेंशन में लाता है। 8वीं सीट जालोर। जालोर जो है वो वैभव गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जी। चूंकि अशोक गहलोत के बेटे हैं, पिछला चुनाव ये जोधपुर से हार गए थे, सीट चेंज की गई। पूरा परिवार, शुरुआत में तो अशोक गहलोत ताकत के साथ वहां लगे थे, अब वो पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, अब शायद पूरे देश में निकलेंगे। लेकिन वैभव गहलोत के लिए उन्होंने बहुत बैटिंग की है। उनकी पूरी राजनीतिक विरासत इस बात पे टिकी है, अगर ये दूसरा चुनाव भी हार जाते हैं तो एक तो ये होगा कि अपने बेटे को भी नहीं जिता पाए, तो अशोक गहलोत की लेगेसी जो है वो वैभव गहलोत ले पाते हैं कि नहीं जी। इसलिए ये लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी। लुम्बाराम चौधरी यहां से उनके खिलाफ उम्मीदवार है, तो अशोक गहलोत की नाक की लड़ाई बन गई है। और चूंकि बहुत ताकत के साथ यहां अशोक गहलोत लगे हुए हैं,
माली समुदायों के लिए अपील हो रही है, उनकी पत्नी वैभव गहलोत की पत्नी वहां प्रचार कर रही है, सभी के परिवार वाले करते हैं, लेकिन वैभव गहलोत अशोक गहलोत के बेटे होने की वजह से एक मजबूत फाइट में यहां देखे जा रहे हैं और अशोक गहलोत भी किसी तरीके से उस लेगेसी को मेंटेन करना, वैभव गहलोत को देना चाहते हैं ताकि वो आंसर कर सके कल को कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। 9वीं सीट है कोटा। अब कोटा से एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है बीजेपी के, हैट्रिक बनाने की कोशिश में है जी। ओम बिरला स्पीकर हैं लोकसभा के, उनके खिलाफ एक प्रहलाद गुंजल जी, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पाला बदला और प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हो गए। गुंजल ये गुर्जर समुदाय से आते हैं जी, गुर्जर यहां अच्छी खासी संख्या में है जी, ये ताकतवर नेता के तौर पे देखे जाते हैं। यहां करीब 2.25 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता है और ऊपर से जो चीज ओम बिरला के खिलाफ जा सकती है वो वसुंधरा राजे का बिल्कुल समर्थन में न उतरना, निष्क्रिय हो जाना जी। ये झालावाड़ से लगी हुई सीट है, जो उनकी अपनी सीट है, वो मेरी जानकारी में ओम बिरला के लिए प्रचार करने वसुंधरा झालावाड़ से निकलकर कोटा नहीं गई जी। तो जो आपस ये बीजेपी से आए हैं, ये बीजेपी की टैक्टिक्स को, उनकी स्ट्रेंथ को समझते हैं जी, इसलिए भी एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट के तौर पे देखे जा रहे हैं। 10वीं और आखिरी सीट, ये सीट लिखने पे आप चौंकेंगे, बहुत सारे लोग चौंकेंगे कि क्या वो भी सीट फाइट में है। वो सीट है जोधपुर जी। गजेंद्र सिंह शेखावत आज की तारीख में राजस्थान के बड़े नेता हैं, इनको ग्रूम किया जा रहा है, शीर्ष नेतृत्व के बहुत चहेते बताए जाते हैं। ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी, जल संसाधन मंत्री जी रहे केंद्र सरकार में। यहां जो उम्मीदवार इनके खिलाफ खड़े हैं वो एक ठाकुर उम्मीदवार है, करण सिंह। अब ठाकुरों का एक विरोध या उदासीन हो जाना ये गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जा सकता है और करण सिंह के फेवर में, समर्थन में जा सकता है। करण सिंह पहला चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मजबूत नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं। एक दूसरा जो गांव का इलाका है, जो शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, वहां पानी की दिक्कत, और चूंकि विभाग ही इनका जल मंत्रालय था, इसलिए लोग कई जगह इनसे पूछ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 10 साल से आप मंत्री हैं और 10 साल से आप सांसद हैं और अब तो आप मंत्री हैं, इसी विभाग के मंत्री हैं, लेकिन पानी कब पहुंचेगा? 3 दिन में पानी आता है। तो यह सवाल उनको परेशान कर रहा है जी। राजपूतों का उदासीन होना, निष्क्रिय होना, एक सामने ठाकुर उम्मीदवार ही खड़ा हो जाना। अशोक गहलोत का यह इलाका पहले से है, सरदारपुरा इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, और फिर जो स्थानीय समस्या है, ये गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो पिछली बार करीब 60% वोट मिले थे, जबकि वो वैभव गहलोत के खिलाफ उम्मीदवार थे। वैभव गहलोत मतलब अशोक गहलोत के बेटे और एक फॉर्मिडेबल फोर्स थे। लेकिन इस बार ये स्थानीय जो मुद्दे हैं वो, और जो कास्ट कॉम्बिनेशन है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को की लीड को कम कर सकता है, इस सीट को कॉन्टेस्ट में डाल सकता है। मोटे तौर पे अभी जो मैंने देखा है जी, उसमें ये 10 सीटें हैं राजस्थान की, जो
जहां पे बीजेपी fight के है। लिए जो बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब हो सकती है। इसमें से कांग्रेस कितनी जीतेगी ये दावे के साथ कहना मुश्किल है, लेकिन जो सीट जो स्टेट क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी पिछली 2 बार से, चाहे वो 14 का चुनाव हो चाहे वो 19 का चुनाव हो, वहां अगर इन तमाम सीटों पे कॉन्टेस्ट दिखाई देता है, चाहे वो स्थानीय मुद्दों की वजह से हो, स्थानीय सिर्फ फुटबॉल की वजह से हो, जी वहां ये परिदृश्य जो है वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। उनके 370 और 400 का जो नैरेटिव है उनको कमजोर कर सकता है। मतलब बेसिकली वो 25 सीटें जो बीजेपी स्वीप करती आ रही थी, जीतती आ रही थी 2014 2019, उन 25 में से इन 10 सीटों पे उसे तगड़ा मुकाबला करना होगा। मुकाबला क्या करना होगा? आज वोटिंग हो चुकी है, इन 25 की 25 सीटों पे वोट डाले जा चुके हैं, जो लोगों का मत है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और उस दिन पता चल जाएगा कि क्या बीजेपी फिर से राजस्थान के अपने किले को डिफेंड कर पाती है, रिटेन कर पाती है, या फिर कांग्रेस इसमें से कुछ अपने हिस्से में ले जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।